नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, आप सभी को आज किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है कि आज है जो हमारे किसान दिवस है, जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी को एक बार पुनः किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो लास्ट क्लास के अंदर जीपीवी का पार्ट फर्स्ट लेके आए थे, उससे हमें हमने 2 पेपर सॉल्यूशन किए थे। तो बाकी के बच्चे हैं वो आज की क्लास के अंदर हमें उन पेपर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जीपीआर, जिसको आईपीआर के नाम से बोलते हैं, उसका पार्ट सेकंड में आपके बीच में लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम जो पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो पेपर सॉल्यूशन रहेगा हमारे 2020-21 का। तो चलिए आज की क्लास के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को लेकर। बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा 20-21 के अंदर। तो जीवों के प्रजातियों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। या मैं बताऊंगा एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है या विषमता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन था। वही मैं बात करूँ दूसरा क्वेश्चन जिसका नाम था डोमेन नाम, अर्थात डोमेन नेम क्या होता है। तो देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है। तो ये एक पते के लिए एक आसान नाम है, जिसे हम आईपी पते की तुलना आईपी के एड्रेस का एक मानव की मदद से हम एक या एक से अधिक आईपी पते पा सकते हैं। आगे बात करते हैं आईपी। तो ये आईपी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका टॉप लेवल डोमेन होता है, दूसरा आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा औद्योगिक डिजाइन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, औद्योगिक डिजाइन। या मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होती है, औद्योगिक डिजाइन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि उन भौतिक उत्पादों पर आपके लागू डिजाइन की एक प्रक्रिया है जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पाद द्वारा निर्मित किया जाता है। ये किसी उत्पादन के रूप में और विशेषताओं को निर्धारित करने और परिभाषित करने के क्या रचनात्मक कार्य है। तो देख लेना कि आप जो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये उन जो भौतिक उत्पाद होते हैं हमारे, उनका एक ही क्या होता है, डिजाइन किया हुआ होता है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े पैमाने पर आपका जो उत्पाद है, जो आप उत्पाद निर्मित करते हो, उसके रूप में जो आपकी विशेषताएं निर्धारित होती है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं। अगला आता है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है, बात करें हम रॉयल्टी की। रॉयल्टी के बारे में देखते हैं। जो भुगतान किसी संपत्ति या आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लगातार उपयोग करने के लिए दिया जाता है, अर्थात ऐसा भुगतान जो किसी भी संपत्ति को जो लगातार यूज करने के लिए दिया जाता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। तो वापस देख लेना एक बार डेफिनेशन कि जो भुगतान किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी के लगातार उपयोग करने के लिए दिया जाता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारे जो 23 क्वेश्चन थे उसके 5 जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे डिफरेंट वाले क्वेश्चन रहता है। सॉरी, एक क्वेश्चन हमारे एरिया नेवल्टी या नवीनता। नेवल्टी या नवीनता के बारे में उस दिन जो लास्ट क्लास में उसके अंदर हमने चर्चा की थी, क्वेश्चन आ रखा था उसके अंदर कि जो भी हमारे जो नए अनुसंधान कार्य होते हैं उसको हम नेवल्टी या नवीनता बोलते हैं। जैसे नवीनता पश्चात और अन्वेषण के अवसर प्रदान करने की गहराई और जटिलता को पूरा करती है, व्यक्तिगत तरीके से अर्थ निर्माण करता है, जो कि मौलिक व्यवस्था की तलाश, आविष्कार करना और पुनः डिजाइन करना प्रतिस्थापित करता है। आगे चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन संख्या 4 है, जो कि हमारे डिफरेंट वाला क्वेश्चन आ रखता है। तो उसके अंदर हमारे पहला क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन और दूसरा हमारा पेटेंट। इन दोनों के बीच में आपका है अंतर पूछा हुआ था 2020-21 के अंदर। तो पहला इनके अंतर की बात करते हैं। तो पहला अंतर इनका उपयोग की किसी भी वस्तु का अनोखा सजावटी या सौंदर्य स्वरूप ही क्या आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन है। वह पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट एक तकनीक होती है, तकनीकी उन्नति है जो कि नवीन और अद्वितीय उपयोगी होती है।
पेटेंट हमारे कुछ जो कानूनों का कुछ समूह होता है जो कि जो अन्वेषण या जो अनुसंधान होता है उनको सार्वजनिक करने के लिए उसको दिया जाता है। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्रियल डिजाइन की, तो ये दाखिल करने वाले देश में 10 साल की सुरक्षा और 5 साल के लिए एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। अर्थात जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो 10 साल तक तो वैध रहेगा, इसके अलावा 5 साल इसका आपके नोवेल्टी रहेगी, नवीनतम कर सकते हैं, नवीनीकृत किया जा सकता है इसको। जबकि जो पेटेंट है वो आपके दाखिल करने के 20 साल तक रहता है। कितने? 20 साल तक तो इसके रहता है। इसके अलावा 20 साल के बाद इसका कोई विस्तार नहीं है। इसके बाद में 5 साल बाद भी इसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं तीसरे इसके डिफरेंट की। तो तीसरा डिफरेंट है कि डिजाइन को बाजार में लॉन्च करने से पहले आवेदन करें। क्या आप कोई भी आपका डिजाइन है उसको यदि आप बाजार में लॉन्च करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। वही बात करें आपके पेटेंट की, तो पेटेंट उत्पादों को बाजार में उतारने से पहले आवेदन करें। दोनों में ये जो आपके क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। लॉन्च करने से पहले या और इसमें उतारने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको आवेदन करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 4 का सेकंड। और 4 का सेकंड क्या है? तो पहला हाँ, तो साथियों कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास के बारे में देखते हैं आगे। हाँ, तो हम यहाँ पर आ गए थे। चौथा का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका मैं जो सॉल्यूशन देख रहे थे, तो सबसे पहले आता है कि हमारे यहाँ पर सीड एक्ट और पीवीपी के अंदर डिफरेंट पूछा है। क्वेश्चन संख्या 4 का सेकंड, जिसके अंदर हमें क्या पूछा है? सीड एक्ट और पीवीपी के अंदर क्या पूछा है? आपके डिफरेंट पूछा है। तो इसके अंदर डिफरेंट है कि जो सीड एक्ट होता है वो क्या होता है? तो बीज जो अधिनियम में जो एक्ट है वो क्या होता है? तो इसके बारे में देखते हैं कि जो बेचे हुए जो बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करता है। जो बीज आपने बेच दिए उनकी क्या करता है? ये गुणवत्ता को क्या करता है? विनियमित करता है। जबकि जो पीवीपी होता है वो हमारे अधिनियम 2001 के उन पादप प्रजनकों को आईपीआर के प्रदान करता है जिन्हें उन्होंने पौधों की किस्मों का क्या करना है? विकसित करता है। अर्थात ये जो आपका सीड एक्ट होता है ये बीज आपके जो बीज होते हैं उनको बेच दिया, उनको विनियमित करता है। जबकि ये होता है आपके वो आपकी जो किस्म होती है उनको क्या करता है? विकसित करने के लिए विनियमित करता है। आगे बात करते हैं दूसरा डिफरेंट। तो दूसरा डिफरेंट है इनके बीच में कि ये जो बीज है ये अधिनियम 1946 में अर्थात 1946 के अंदर आपके आया था, या 1946 का स्थान लेता है, अर्थात आपके 1946 के अंदर ये आता है। जबकि जो आपके पीवीपी है ये किसानों द्वारा उन्नत किस्मों को है जो स्थान लेता है। आगे चर्चा करते हैं तीसरा आपके डिफरेंट की। तो तीसरा डिफरेंट है कि बीज को कुछ निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है। जो बीज होता है उनके कुछ मानक दिए होते हैं, उन मानकों को क्या करना होता है? पूरा करना क्या होता है? आवश्यक होता है। वही मैं बात करूं आपके पीवीपी की, तो एक कृषि विकास में तेजी लाने के लिए पौधा प्रजनकों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। अर्थात जो पादप प्रजनक होते हैं, प्लांट ब्रीडर होते हैं, उनके प्रजनकों को क्या उनके अधिकारों की क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंट है। आगे हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला हमारा आता है पेटेंट राइट्स, अर्थात किसानों के जो अधिकार हैं, जो पेटेंट राइट, इसके बारे में देखें तो ये क्वेश्चन हमने जो लास्ट वाला पेपर सॉल्यूशन किया 2022-23 का उसके अंदर आया हुआ है। अर्थात ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले बताया जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम नहीं देखेंगे। आपने जो मैं बताया था सेम क्वेश्चन ये वापस रिपीट हो गया था।
और जो अगला क्वेश्चन है आपके 5वां का जो सेकंड है WTO वाला, ये भी आपके जो 2022-23 के अंदर आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय हमारे कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। तो ये भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन संख्या 6। उसके अंदर है कि कॉपीराइट कानून क्या है। कॉपीराइट के बारे में बताना है कि जो कॉपीराइट कानून है वो क्या है और कॉपीराइट की मुख्य विशेषता का आपको संक्षिप्त में अंदर वर्णन करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट कानून है क्या, कॉपीराइट एक्ट क्या। तो इसके अंदर बताया क्या कि कई बौद्धिक संपदाओं का पेटेंट नहीं हो सकता, कई ऐसे IPR के ऐसे कुछ मानक है जिनके क्या नहीं हो सकता, पेटेंट नहीं हो सकता। तो इनमें कोई भी संपदा है जैसे पुस्तक, आपके दृश्य, कैसेट, आपके कोस्टेप्स आदि की सुरक्षा कॉपीराइट द्वारा की जाती है। इसके अलावा कॉपीराइट है जो अन्य लोगों द्वारा इन संपदाओं में मौजूद विचारों, सूचनाओं तथा अवधारणाओं के उपयोग को नहीं रोकता है। तो ऐसे कुछ आपके मानक वगैरह होता है जिनमें पेटेंट उनके लिए लागू नहीं होता। जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी, उस पर यदि आपको कॉपीराइट देना है। इसके अलावा आपके कोई सॉन्ग है, आपकी कला संस्कृति, इससे संबंधित यदि कोई कैसेट है, सॉन्ग है, उससे संबंधित यदि कोई है, तो उसके लिए आपको एक नया नियम बनाया, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है तो उनके लिए हम एक नया लॉ लेके उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। भारतीय कॉपीराइट कानून विश्व स्तर के है। जो भारत के अंदर जो कॉपीराइट है वो किसके अंदर है, विश्व स्तर के है। द मेन फीचर्स ऑफ कॉपीराइट लॉ, इसके मेन फीचर्स क्या क्या उनके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है 1997 के अंदर कॉपीराइट एक्ट भारत में प्राथमिक कानून है। 1957 के अंदर आता है, सॉरी, जो कि कॉपीराइट का संरक्षण को नियंत्रित करता है और इनके नियम देश में कानून के मुख्य ढांचे का क्या करता है, गठन करता है। अगली बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों में इनमें कोई संशोधन हुए हैं। कुछ इसके अंदर नियम हुए जिनके अंदर कुछ पिछले वर्षों से संशोधन भी हुए। इसके अलावा बात करते हैं जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे रचनात्मक और तकनीकी परिदृश्य को, इनकी प्राथमिकता को क्या करना, बढ़ावा होता है। आगे चलते हैं। भारत में रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कॉपीराइट एक्ट की क्या है हमारी मुख्य विशेषता है। ये जो आपका कॉपीराइट एक्ट है, ये यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो नाटक है, साहित्य है, संगीत, कला, कार्य, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म आदि, ध्वनि रिकॉर्ड आदि के लिए इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कुछ ऐसे जैसे हमारे किस्म वगैरह की बात करें तो उनके लिए पेटेंट होता है। और ये जैसे हमारे संगीत हो गया, साहित्य हो गया, कला, फिल्में, कैसेट, ध्वनि, इनके लिए हमारे कॉपीराइट होता है। पुस्तकों के लिए आपके कॉपीराइट होता है। यदि आपके सेम जो मटेरियल होता है उसको कोई दूसरा यूज करता है तो आप उसके लिए कॉपीराइट है जो एक्ट आपके लिए बना हुआ 1957 के अंदर, तो आप उसके तहत उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारा कॉपीराइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेडमार्क का, कि ट्रेडमार्क क्या होता है या ट्रेडमार्क जो अधिकार है इनके बारे में आपको बताना है कि ट्रेडमार्क अधिकार क्या है। तो ट्रेडमार्क अधिकारों को परिभाषित करना है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इनके कार्य क्या है और इनके प्रकारों को क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो ध्यान से सुनना, इनकी एक तो आपको परिभाषा बतानी है, इनकी विशेषता बतानी, इसके फंक्शंस बताने, कार्य बताने और इसके प्रकार भी बताने। आगे चलते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेडमार्क राइट्स। ट्रेडमार्क अधिकार क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क देते हैं कि ब्रांड नाम, लोगो, नारे और स्रोत या मूल अन्य पहचानकर्ताओं को सुरक्षित रखता है। तो ध्यान रखना, पेटेंट किनको सुरक्षित रखता है वो आपको ध्यान रखना है, आपको कॉपीराइट किनको सुरक्षित रखता है वो भी ध्यान रखना, और आपको जो ट्रेडमार्क है उसको भी क्या रखना, ध्यान रखना। जैसे आपको कोई ब्रांड है, उसका यदि वो लोगो है तो उसको कोई दूसरा सेम यूज नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क दिया होता है। आपका कोई लोगो है, नारा है, आपके कोई स्रोत है, कोई आपका पहचान करता है, तो उनको क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों की वस्तुओं या सेवाओं को अलग करने में सब आपके सक्षम है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करता है। मतलब आपका जो कोई ब्रांड है, जैसे आप कोई कोचिंग चलाते हो तो उसका जो लोगो है वो दूसरा यूज नहीं करता, वो दूसरा कोचिंग बस उसको अलग भिन्न बनाता है। उसके लिए आपको क्या करता है, ट्रेडमार्क दिया जाता है और ट्रेडमार्क आपको एक्ट दिया जाता है। उसके तहत जो आपका जो लोगो है वो कोई दूसरा इसको क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसके क्या
कार्य है उनके बारे में देखते हैं। ट्रेडमार्क के कार्य क्या है? तो ट्रेडमार्क मुख्य रूप से वस्तुओं, उत्पादों, सेवाओं और उत्पत्ति या स्रोत की पहचान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसके अलावा इसका पहला कार्य आता है आपका ये उत्पाद और उनके मूल की पहचान करता है। जो भी उत्पाद होता है और उनकी मूल की क्या करता है, आपकी पहचान करता है। दूसरा है कि ये उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देने का क्या करता है, प्रस्ताव करता है। जो भी उत्पाद है उसकी गारंटी देने का क्या करता है, आपको प्रस्ताव देता है। तीसरी चीज कि यह उत्पाद का विज्ञापन करता है, प्रचार प्रसार करता है जो भी उत्पाद होता है उसका, क्योंकि यह उत्पाद की क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। और चौथा इसके बात करूं तो चौथा है कि ये एक जनता विशेषकर उपभोक्ता या उत्पाद के संभावित उपभोक्ताओं के मन में किसी उत्पाद की छवि क्या करता है, बनाता है। तो कोई भी उपभोक्ता है तो उस उपभोक्ताओं को आपके ब्रांड के नाम से जाना जाए तो उनके एक माइंड के अंदर क्या बनाता है, छवि बनाता है। तो इसके 4-5 कुछ प्रमुख कार्य तो उनके बारे में आप देख सकते हो, ये इसके फंक्शंस है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आते हैं इसके फीचर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ट्रेडमार्क की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं जरा। ट्रेडमार्क की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले इसकी एक विशेषता आती है कि ये विक्रेताओं की वस्तुओं की जो सेवाएं होती है उनकी पहचान करता है। जो विक्रेता होते हैं उनकी सेवाओं की क्या कराता है, पहचान कराता है। तीसरी चीज, उन्हें दूसरों द्वारा बेची गई वस्तुओं या सेवाओं को अलग करना। तीसरी चीज, ये एक दर्शाने के लिए ट्रेडमार्क वाले सभी सामान और सेवाएं एक ही स्रोत से आती है, भले एक या स्रोत हो। जो ट्रेडमार्क होता है उसके जो सभी सामान होते हैं वो एक ही स्रोत से आते हैं, भले उनको क्या जो पहचानने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। सेवाओं या वस्तुओं या सेवाओं को बेचने और सेवाओं के एक ही स्रोत से आती है, भले उनका जो स्रोत है वो क्या होगा, अज्ञात हो। तीसरा आता है कि जो क्राइजिंग के लाइसेंस के माध्यम से किराए पर भी लेना होता है। अगला है कि आपके जनता को पहचान कर नंबर और धोखे से क्या होता है, बचाना होता है। कि ऐसे होता है जो कि हम सामान मटेरियल होता है उसको किसी दूसरे के से लेते हैं, जो कि उसके साथ हमारे जो कई बार फ्रॉड हो जाते हैं, धोखे हो जाते हैं। लेकिन हम कोई ब्रांड से यदि कोई चीज़ लेते हैं, इसको किसी ब्रांड के नाम से लेते हैं तो उसके साथ हमारे जो फ्रॉड वगैरह होता है, धोखा होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमारी वजह से कम होती है। तो उसके लिए भी हमारे जो ट्रेडमार्क एक काम करता है। आगे बात करें, व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ उनके ट्रेडमार्क से जुड़ी सद्भावना की भी क्या करता है, रक्षा करता है। इसके बाद करते हैं इसके टाइप्स के, जो ट्रेडमार्क है उसके प्रकार क्या क्या, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क या क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका वर्गीकरण या टाइप्स देते हैं। तो सबसे पहले एक उत्पाद चिन्ह होता है। उत्पाद चिन्ह क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं कि जिनका उपयोग किसी सेवा के बजाय किसी वस्तु या उत्पाद पर किया जाए। वापस सुना, उत्पाद चिन्ह क्या होता है, जिसका उपयोग किसी सेवा के बजाय किस पर किया जाए, वस्तु या उत्पाद पर किया जाता है तो उत्पाद चिन्ह कहलाता है। वही बात करते हैं, दूसरा आता है आपका सेवा चिन्ह। सेवा चिन्ह क्या होता है तो उत्पाद के बजाय सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाले के लिए किया जाता है। उत्पाद के बजाय किस पर, सेवा पर। ये आपके उपयोग के बजाय किस पर, उत्पाद पर किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रमाणीकरण चिन्ह। प्रमाणीकरण क्या चिन्ह होता है, ये भी आपके ट्रेडमार्क के प्रकार होता है। तो देखते हैं प्रमाणीकरण क्या होता है। प्रमाणीकरण चिन्ह ये एक संकेत है जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति, सामग्री, गुणवत्ता या अन्य विशिष्ट विवरणों को क्या करता है, दर्शाता है। चौथा आपका आकृति चिन्ह। आकृति चिन्ह क्या होता है तो आकृति चिन्ह होता है कि शेष मार्ग का उपयोग विशेष रूप से आकार या उत्पाद की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो भी उत्पाद है उसकी जो आकृति है उसको दर्शाने के लिए किसका उपयोग करता है, आकृति चिन्ह का यूज करते हैं। इसके अलावा आपका आता है पैटर्न मार्क। पैटर्न मार्क, पैटर्न मार्क क्या होता है तो विशिष्ट डिजाइन के लिए किए गए पैटर्न होते हैं। कोई विशिष्ट डिजाइन होती है उसके लिए आपके क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं, जो कि उत्पाद के विशिष्ट प्रकार के लिए होते हैं, आपके रूप से सामने आते हैं। इसके अलावा आपका ध्वनि मार्क भी होता है। ध्वनि मार्क क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं कि कोई भी निश्चित आपूर्तिकर्ता से उत्पाद होने वाले उत्पाद या सेवा से जुड़ी हो सकती है। तो ये आपके कुछ आपके ट्रेडमार्क के कुछ 5-6 प्रकार थे, तो उनके बारे में देख लेना आप। उत्पाद प्रमाणीकरण, सेवा प्रमाणीकरण, आपके प्रमाणीकरण हो गया, आकृति चिन्ह हो गया, पैटर्न मार्क हो गया, ध्वनि मार्क हो गया, सेवा मार्क हो गया आपका, है ना, उत्पाद मार्क हो गया। तो 5 इसके प्रकार है, उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चन है जो इस बार रिपीट हो जाए,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां, और 7वां क्वेश्चन है स्वदेशी ज्ञान। स्वदेशी ज्ञान क्या है और प्रारंभिक ज्ञान की विभिन्न श्रेणियों का संक्षेप में वर्णन करें, और प्रारंभिक ज्ञान की संक्षिप्त में मुख्य विशेषताओं का क्या करें, वर्णन करें। तो ये आपके हमारे क्वेश्चन है। तो पहला आता है कि स्वदेशी ज्ञान क्या होता है। तो स्वदेशी ज्ञान को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र के मूल निवासियों ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंध होता है। अर्थात इसको इसके ऐसे आपके परिभाषित कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र के जो प्राचीन जो लोग हैं वो किसके साथ जुड़े, आपके पर्यावरण के साथ उनका क्या हो, संबंध हो। इसके रूप में स्वदेशी ज्ञान को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा बात करूं, इस प्रकार स्वदेशी ज्ञान समय के साथ साथ विकसित होता है। जो स्वदेशी ज्ञान होता है जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है उस तरीके से आपका विकसित होता जाता है। एक निश्चित समुदाय से क्या होता है, जुड़ा होता है। एक समुदाय होता है उसके आपके क्या होता है, जो प्राकृतिक होता है या जो समुदाय ज्ञान होता है वो उससे जुड़ा होता है। इसके अलावा इसके अंदर आगे बात करें, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द ट्रेडिशनल ऑफ नॉलेज, अर्थात जो स्वदेशी ज्ञान उसकी क्या क्या जो श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है आपकी, वो ये है कि किसी श्रेणियां विभिन्न लिखित है। पहले आपका कृषि ज्ञान, दूसरा आपको औषधियों के ज्ञान होता है। यदि आप किसी समुदाय के अंदर, मैं बात करूं किसी समुदाय की, कि वो विशिष्ट श्रेणियों के लिए भी क्या होता है लेकिन, तो आप यदि किसी समुदाय से जुड़े, उसके प्रारंभिक ज्ञान से जुड़े, तो आपको पहली बात तो कृषि के बारे में नॉलेज मिलेगा। दूसरा आपको औषधियों के, जो पर्यावरण के अंदर जो पाए जाने वाले औषधि होते हैं उनके रूप में ज्ञान मिलेगा। और तीसरा होता है कि जो जैव विविधता से संबंधित भी आपको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। आपके नई नई चीजों के बारे में, इसके बारे में ज्ञान मिलता है। जीवों के बारे में जो पाए जाने वाली विभिन्नता विषमता उनके बारे में आपको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है द मेन फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, कि इसका मेन फीचर क्या है, मेन इसका विशेषता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। पहली चीज, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आसपास के वातावरण, पारिवारिक सदस्यों, ग्रंथों, रचनाओं के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, हमेशा जो पारिवारिक ज्ञान होता है, हमें वातावरण का हो, चाहे कृषि संबंधी हो, चाहे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी संबंधी हो, हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। और वो जो ज्ञान है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसे इसका मेन फीचर है तो ये। इसके अलावा ये वर्ग विशेष व समुदाय विशेष होता है। किसी वर्ग के लिए और किसी समुदाय के लिए क्या होता है, विशेष होता है। इसके अलावा बात करें, इसमें प्रारंभिक व शारीरिक बीमारियों को आपके कम किया जा सकता है। जो भी आपके मैं बात करूँ प्रारंभिक या जो शारीरिक बीमारी होती है उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आपके मैं बात करूँ आयुर्वेद, जो कि हमारे सेम इसी पे काम करता है। वो आपके जो जंगल वगैरह होते हैं, पर्यावरण से जड़ी बूटी द्वारा जो दवाई बनाई जाती है, तो उससे हमारा शारीरिक और जो पारिवारिक जो या पारिवारिक जो बीमारी होती है उनको कम किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि में भी क्या आपका उपयोगी, कृषि में भी हमें जो नई चीजें जानने को मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो खेत में लगने वाले कीट एवं रोगों को बचाने तो भी आपके पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज का होना क्या होता है, जरूरी होता है। हमें जो आपके जो फसलों के अंदर जो रोग एवं कीट लगते हैं उनके लिए भी ये क्या आपका उपयोगी है। आगे बात करते हैं पेटेंट के बारे में, कि पेटेंट क्या है और पेटेंट होने के लिए आविष्कार संतुष्ट होने के लिए क्या आपके भारत में पेटेंट योग्य आविष्कार है, सॉरी जो भारत में पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं है उनके बारे में बताना। तो पेटेंट के बारे में हम तो काफी टाइम से चर्चा कर रहे थे। अभी हमने डिफरेंट वाला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें भी पेटेंट के बारे में पढ़ा। इससे पहले मैंने कल 22-23 वाला जो पेपर सोल्यूशन करा तो उसमें भी हमने पेटेंट के बारे में पढ़ा। हमने कौन सी चीजें हैं जो इसके बारे में नहीं पढ़ी है, तो जो हमें ये पूछ रखा है जो भारत में पेटेंट योग्य नहीं है उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो वो चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 7वां के दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो आगे चलते हैं। 3 कंडीशन टू बी सर्टिफाइड बाय ऑन द इन्विगेशन ऑफ द पेटेंटेबल, अर्थात 3 ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे भारत में पेटेंट योग्य नहीं है। उसके अंदर पहले आती है हमारी नोवेल्टी,
दूसरा आता है नॉन ऑब्वियस, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये 3 ऐसी कंडीशन है जो हमारे भारत में पेटेंट योग्य नहीं है। इसके अलावा आगे चर्चा करते हैं द टाइप ऑफ इन्वेंशन विच आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया। ये क्यों नहीं है, इसके पेटेंट के बारे में बता रखा। तो पहले एक कंडीशन है कि ये आविष्कार आपके सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता पर्यावरण के लिए क्या होता है आपका विपरीत है। आविष्कार है जो हमारे तुच्छ या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के क्या होता विपरीत होता है, इसलिए इनको इंडिया के अंदर पेटेंटेबल नहीं किया हुआ। इसके अलावा इनकी वैज्ञानिक खोज है, कैसी खोज है, वैज्ञानिक खोज है और ज्ञात पदार्थों के नए रूपों की खोज मात्र कृषि या बागवानी के तरीके होते हैं। और क्या नहीं किया इसका, तो इसके अंदर और बता रखा है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार भी पेटेंट योग्य नहीं है। जो परमाणु होता है आपसे उसके जो इससे जो रिलेटेड आविष्कार है वो भी हम भारत के अंदर पेटेंट योग्य नहीं है। जानवरों की प्रस्तुतियों के आविष्कार को भी पेटेंट योग्य नहीं मानना। तो ये 5 बता रखे हैं जिसके अंदर बताया रखा कि कौन कौन से भारत में पेटेंट योग्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, परमाणु से संबंधित जितने भी आपके आविष्कार होंगे वो पेटेंट योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा आपके जो जानवरों की जो बारे में जो भी आपके होगा आविष्कार होगा तो वो भी उस पेटेंट के बारे में योग्य नहीं है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो कि जो भी सार्वजनिक नैतिकता या पर्यावरण के विपरीत यदि कोई आविष्कार है तो भी भारत में पेटेंटेबल नहीं है। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि वैज्ञानिक खोज ज्ञात पदार्थों के नए रूपों की खोज, जैसे कोई पदार्थ पहले से भी खोजा हुआ है और उसमें कोई नई चीज खोजता है या उसके नए रूप को खोजता है तो वो भी इसके अंदर पेटेंटेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला आता है राइट सोर्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं उसके बारे में आपको सोर्स नोट्स बताना है या सोर्स नोट्स आपको लिखना है। 7वीं के तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये आया था। और पहला आपका आता है यूटिलिटी मॉडल्स। यूटिलिटी मॉडल्स क्या होता है तो उनके बारे में देखते हैं। कुछ देशों में उपयोगिता मॉडल प्रणाली पेटेंट प्रणाली के समान प्रणाली के माध्यम से छोटे आविष्कारों की आपकी क्या होती है सुरक्षा प्रदान करते हैं। कि कुछ ऐसे देश होते हैं जिनकी उपयोगिता यूटिलिटी मॉडल उपयोगिता मॉडल होता है। यूटिलिटी का हिंदी के अंदर में मतलब एक इसका मतलब होता है आपका उपयोगिता। उपयोगिता तो यूटिलिटी मॉडल्स कुछ देशों में जो उपयोगिता मॉडल प्रणाली पेटेंट प्रणाली के समान प्रणाली के माध्यम से छोटे आविष्कारों की सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो पेटेंट योग्य जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं स्थानीय नवाचार प्रणाली में महत्वपूर्ण क्या करते हैं भूमिका इनकी होती है। यूटिलिटी मॉडल्स के बारे में आगे बात करते हैं। जो ये यूटिलिटी मॉडल्स होते हैं ये एक विशेष अधिकार प्रदान करते हैं जो कि आविष्कारों की क्या करता है रक्षा करता है। ये विशेष अधिकार प्रदान करते हैं जो कि किसकी रक्षा करता है हमारे आविष्कारों की क्या करते हैं रक्षा करते हैं। अगला जो शॉर्ट नोट्स है वो हमारे ब्रेन कंजर्वेशन के बारे में बताना आपको। तो ये रचनात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए एक समझौता होता है। जो हमारे रचनात्मक कार्य होते हैं उनके जो संरक्षण का है कि क्या होता है एग्रीमेंट होता है समझौता होता है। वही बात करूं तो ये एक कॉपीराइट वाली सभी चीजों पर मिलता है। जिनमें भी कॉपीराइट लगता है उन चीजों पर सभी पर ये लगने वाला है। कॉपीराइट मैंने बताया था किस किस पर लगता है। संगीत पर लगा सकते हो आप, कोई कैसेट पर, वीडियोग्राफी पर, इसके अलावा फोटोग्राफी लग सकता है, आपकी कोई बुक है, साहित्य है, कला संस्कृति से संबंधित आपकी कोई चीज है उस पर सभी पर आपका कॉपीराइट लगता है। उनसे संबंधित जितने भी चीजें कॉपीराइट उन पर भी ये क्या लगता है आपका लगता है। इसके अलावा ये फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी पर भी सिनेटोग्राफी पर कार्य नहीं करता, अर्थात फोटोग्राफी पर आपका कार्य नहीं करेगा और सिनेटोग्राफी पर भी कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा वीडियोग्राफी पर ही आपका लगेगा। इसके बाद करते हैं भारत में ब्रेन कंजर्वेशन का 1928 में सदस्य देश बना। जो भारत इसका कब देश बना तो 1928 में, मतलब 1928 एडी के अंदर क्या बनता है इसका सदस्य देश बनता है। आगे चलते हैं, अगला आता है इश्यू कन्वर्ट अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये क्या होता है तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है अर्थात आईपीआर है पर अब तक की सबसे व्यापक बिंदु पक्षी संधि है। सबसे जो व्यापक जो बिंदु पक्षी संधि है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं आपके इश्यू कन्वर्ट अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसके आता है जो ट्रिप्स है वो आपके 1 जनवरी 1995 को बना था जिसका कारण ट्रिप्स के सभी प्रावधान को लागू करने के लिए बाध्य है।
ये कोई पूछ सकता है आपसे जो ट्रिप्स है वो कब बना था, तो ध्यान रखना 1 जनवरी 1995 को यहाँ पे क्या बनता है, ट्रिप्स बनता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ये IPR के अधिकारों जैसे कि कॉपीराइट्स, इसके अलावा बात करें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन अर्थात इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसके अलावा बात करते हैं पेटेंट और व्यापार गोपनीयता अर्थात सिक्योरिटी सुरक्षा पर बहुवर्षीय समझौता है। बहुवर्षीय मतलब लंबे टाइम के लिए क्या होता है, आपका समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। आगे बात करते हैं अगला जो हमारा पेपर है वो आपके 2023-24 जो कि लास्ट ईयर हुआ था, और जो अब की बार जो पेपर होगा वो हमारे 2024-25 का होगा। जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2023 और 24 का पेपर, इस जो क्वेश्चन पेपर हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर लगभग मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे। आपको जिसके अंदर लगभग 70% क्वेश्चन क्या मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। पहला आता है आपका आनुवांशिक संसाधन, जेनेटिक्स रिसोर्सेज। क्वेश्चन संख्या 3, आनुवांशिक संसाधन अर्थात जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होता है, उनके बारे में देखते हैं। आनुवांशिक संसाधन वास्तविक या संभावित मूल्य की आनुवांशिक सामग्री होती है। इसमें पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव या अन्य मूल की कोई भी सामग्री शामिल होती है। अर्थात जो आपके आनुवांशिक जो जेनेटिकल रिसोर्सेज होंगे उसके अंदर आपके वास्तविक संभावित मूल्य की आनुवांशिक सामग्री होती है, जो कि आपके पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीव अन्य किसी से आपके होते शामिल हो सकती है। इसके अलावा बात करें आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपके जैविक विविधता, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी होती है, ये आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात जैविक विविधता है। जैविक विविधता अनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर भिन्नता होती है, अर्थात जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैविक विविधता कहलाते हैं। तो आपको जो जैविक विविधता उसकी डेफिनेशन होगी, जैविक विविधता अनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर भिन्नता अर्थात जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैविक विविधता क्या कहलाती है, जैविक विविधता कहलाती है। आगे चलते हैं WTO के बारे में हम खूब बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार वापस शॉर्ट के अंदर देख लो। ये जो WTO 23 तरह क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था ये WTO। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम हो गया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो कि 1995 के अंदर इसका जो मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। हिंदी के अंदर इसकी जो फुल फॉर्म होगी विश्व व्यापार संगठन होगी। क्या होगी, विश्व व्यापार संगठन। एक इससे मिलता जुलता एक संगठन और हमने जिनेवा के अंदर है, फेमस है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे आपके जिनेवा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विश्व व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो विश्व व्यापार है वो एक कैसा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका, जो कि देशों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। जो विश्व के जो बीच में व्यापार होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला बात करते हैं विपो की, कि विपो क्या होता है। तो अगला ये इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ पहले। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये आपसे जो फुल फॉर्म है ये आपकी इम्पोर्टेंट है आपका विपो। इसके बारे में हो सकता है इस बार आपको सब बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ये आपके है क्या इम्पोर्टेंट है विपो। तो वर्ल्ड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी जो मुख्यालय वो आपका कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहां पर इसका कार्यालय। वही बात करें IPR के संरक्षण पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है, जो IPR के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज राइट्स होते हैं उस पर क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य को समझिए। ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य को समझाना कि ट्रेडमार्क क्या होता है और व्यापार रहस्य क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है इसके अंदर। ट्रेडमार्क के बारे में हमने जस्ट अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन सोल्व किया था। इसके अंदर केवल इसकी परिभाषा बताने, इसके कुछ टाइप्स बताने। तो ट्रेडमार्क एक प्राकृतिक शब्द है, नेचुरल वर्ड है या वाक्यांश जिसमें किसी व्यवसाय या संस्था द्वारा अपने उत्पाद या अन्य सामानों या उत्पादों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।
अर्थात ट्रेडमार्क एक ऐसी प्राकृतिक शब्द है जो वाक्यांश जिसे किसी व्यवसाय या संस्था द्वारा अपने उत्पाद या सामानों को क्या आपके यूज किया जाता है। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट बताना है, क्योंकि 5 के अंदर क्वेश्चन है तो आपको टाइप्स तो लिखने पड़ेंगे। तो पहला इसके अंदर आता है आपका प्रोडक्ट नाम, उत्पाद नाम, विशिष्ट कृषि उत्पादों के नाम जैसे कि बीज, उर्वरक और ब्रांड के नाम देना। जरूर नहीं आप बीज और उर्वरक दो, किसी भी जो ब्रांड का नाम है वो इसके अंदर आएगा। इसके अलावा लोगो या प्रत्येक उत्पाद की सहायता के लिए किसी भी विशेष डिजाइन का चिन्ह दिया जाता है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, लोगो के नाम से जानते हो। इसके अलावा सेवा चिन्ह, किसी भी नाम को विशेष अधिकार दिलाया बाजार में समान उत्पादों के अपने उत्पादों को अलग वर्णन करना, यह आपको हो गया सेवा चिन्ह। इसके अलावा आपका प्रमाणीकरण चिन्ह मैंने आपको बताया था, इसमें लिख रखा सहित, इसमें नहीं लिख रहा प्रमाणीकरण चिन्ह। इसके अलावा ध्वनि चिन्ह आपको बताया था, तो वो भी इसी के अंदर आप जो लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो ना। अगला था आपका व्यापार हस्त। क्या होता है व्यापार हस्त, इसके बारे में नहीं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है। तो ये एक व्यवसायिक महत्व रखती है, क्या रखती है, आपका व्यवसायिक महत्व रखती है। इसके अलावा तथा कोई भी गोपनीय सूचना जिसका आर्थिक मूल्य होता है, कोई भी गोपनीय सूचना जिसका क्या होता है, आपका आर्थिक मूल्य होता है, वो आपके ट्रेड सीक्रेट के अंदर आएगा। कृषि क्षेत्र में ये उत्पाद तकनीकी आपके ग्राहक सूचियों की हो सकती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये एक प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, आपको प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। इसके अलावा व्यापार सुरक्षा भी क्या करता है, प्रदान करता है। तो आपका क्या हो गया, आपका ये व्यापार हस्त हो गया, जिसके बारे में आप लिख सकते हो। आगे चर्चा करते हैं। अगला आता है आपका पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के बारे में बताएं, और यूपीओबी से कैसे भिन्न है उसके बारे में आपको बताना। ये यूपीओ है, इसके बारे में जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर डिस्कस कर चुके इसके बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे पीपीवी और एफआर एक्ट 2001 के बारे में। इस एक्ट के बारे में क्या क्या बातें हैं जो लिख रखी है, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो पहला इसके अंदर लिख रखा है कि पौधों की किस्मों का संरक्षण, पौधों की जो किस्में होते हैं उनका क्या होना, आपका संरक्षण करना, कि नई और पारंपरिक किस्मों को कानूनी सुरक्षा क्या करना, प्रदान करना। दूसरा होता है किसान अधिकारों को क्या करना, संरक्षण करना। पहला क्या है, पौधों किस्मों का संरक्षण करना। दूसरा आता है आपका किसान अधिकारों को क्या करना, संरक्षण करना। तीसरा आता है आपका नवाचार को प्रोत्साहन देना। किसको प्रोत्साहन देना, आपका नवाचार को क्या देना, आपका प्रोत्साहन देना। चौथा आपका आ जाएगी जो नई किस्मों से विकास के लिए क्या आता है, प्रेरित करना। जो नई किस्म होती है उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और इसके अलावा पीपीवी जो एफआर एक्ट है उसके तहत पौधों की किस्मों को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। कैसे मिलता है, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि पौधों की जो किस्म होता है उनका पंजीकरण होता है इसमें, दूसरे किस्मों का संरक्षण इसमें भी होता है। इसके अलावा किसानों के अधिकार, पीपीवी और एफआर एक्ट में किसानों के अधिकारों को भी क्या रखते हैं, स्वस्थ रूप में सुनिश्चित किया गया है। अर्थात इसमें किसानों को अपनी पारंपरिक किस्मों का उपयोग करने, बेचने और विकसित करने के क्या आपको अधिकार है। जैसे चौथा इसके अंदर देते हैं सृजनकर्ता का अधिकार, जो सृजनकर्ता होता है उसको भी इसके अंदर अधिकार देता है। और किसानों को सहायक उसके अंदर क्या होता है, आपके उपाय मिलते हैं। तो ये इसके कुछ टाइप्स हो गए, जिसके अंदर इसको एक बार आप वापस देख लेना। पीपीआर एक्ट, इसमें किन किन को संरक्षण मिलता है, तो जो ब्रीडर्स होते हैं, जो नए पादप होते हैं, उनकी जो खोज होती है उनको संरक्षण मिलता है। पादपों किस्मों को संरक्षण मिलता है, किसानों को संरक्षण मिलता है। और जो नवाचार होते हैं, जो नई किस्म वेराइटी आती है, उनको भी इसके अंदर क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये थोड़ा इसके अंदर देख लेना। आगे चलते हैं, यूपीवी और पीपीवी एफआर एक्ट में क्या डिफरेंट है, ये उसी का पार्ट है, इधर है। तो देखते हैं यूपीओ क्या होता है। ये एक दायरा होता है जो कि क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल का ये होता है आपका। जबकि जो पीपीएफआर एक्ट है ये हमारे राष्ट्रीय नेशनल लेवल का एक क्या एक कानून है। यूपीओ की बात करेंगे, किसानों के अधिकारों पर ज्यादा जोर नहीं देता, ये किसानों के अधिकारों पर कोई ज्यादा जोर नहीं देता, जबकि ये किसानों के अधिकारों के क्या है, प्रमुखता दी जाती है। मेन जो फोकस किया जाता है वो किसान राइट्स पर, फार्मर राइट्स पर किया जाता है। तो किस पर आपके पीपीएफआर के अंदर किया जाएगा, फार्मर राइट्स के अंदर किया जाएगा। ये केवल पौधों के सृजनकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। जो पौधों के जो ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, उनको ही क्या करता है, ये आश्रय प्रदान करता है।
उनको आपको क्या सकता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उनके जो भी राइट्स होते हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जो कि आपके जो FR होता है, फार्मर राइट्स होते हैं, ये किसानों का एक संगठन होता है, किसानों एवं सृजनकर्ता स्रोतों के सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात किसानों को भी करता है, और जो सृजनकर्ता होता है, जिन्होंने नई प्लांट वेराइटियों का डेवलप किया, अन्वेषण करता होता है या अनुसंधान करता होता है, उनको भी करता है आपके, तो उनको भी आपके संरक्षण क्या करता है, प्रदान करता है। आगे चलते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? जैव विविधता के बारे में देखते हैं, जैव विविधता क्या होती है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रजातियों की विविधता का उच्च स्तर होता है, जिसमें कई स्थानीय प्रजातियां और संकटग्रस्त या लुप्त प्रजातियां होती है। अर्थात हॉटस्पॉट जो होता है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो प्रजातियों की जो विभिन्नता होती है वो उच्च स्तर की होती है, और यहाँ पर जो लुप्त प्राय संकटग्रस्त जो प्रजाति होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। भारत में 4 प्रमुख है जो हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है कि इन क्षेत्रों के आवास के नुकसान और मानवीय गतिविधियों के कारण संरक्षण के लिए प्राथमिकता माना जाता है। अर्थात जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, यहाँ पर न किसी प्रकार की कोई मानव गतिविधियां होती हैं, और न ही इनका जो प्राकृतिक आवास है उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचाया जाता है। भारत में प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से, उनके बारे में देखते हैं। भारत बर्मा क्षेत्र, पहला था भारत बर्मा क्षेत्र, अर्थात इंडो बर्मा क्षेत्र। ये आपके बांग्लादेश से मलेशिया तक फैला है। कहाँ से? बांग्लादेश से मलेशिया तक फैला हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके, इसमें जो संरक्षित जीव है वो सफेद कान वाला आपका क्या है, रात्रि बुगला और तितर यहाँ पर क्या है, संरक्षित जीव है, उनको यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित ये पर्वत श्रृंखला 5000 से अधिक पुष्पीय पौधों, 508 पक्षियों, 179 उभयचरों अर्थात रेप्टाइल्स को क्या मिलता है, यहाँ पर संरक्षण मिलता है। ये भी हमारे भारत के अंदर है, और ये यूनेस्को जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर क्या है, अर्थात जो विश्व धरोहर सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को की, उसके अंदर क्या है, ये आपका शामिल है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि कोई ऐसे न्यू टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, सब कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है भारत का जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल है, तो वो कौन है आपका, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, इसके अंदर क्या आपका शामिल है। आगे चर्चा करते हैं। तीसरा जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात ये जो आपका कहाँ पर पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी के अंदर होता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका तक के मैदान, ये भी इसकी भी सीमा हमारे कहाँ पर लगती है, भारत से लगती है। यहाँ पर लिखता है कि भारत में 4 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से, तो हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा हो गया, एक आपका ये सुंदरलैंड या इसको बोलते हैं सुंडालैंड। तो यह भी हमारा क्या है कि बायोलॉजिकल आपका हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके अलावा यदि आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी, जैसे हमने बहुत सारा पढ़ा था पहले बायोडाइवर्सिटी के अंदर, तो आप क्वेश्चन संख्या 7 जो कि हमने 2021-22 वाले पेपर के अंदर सॉल्यूशन किया था, और क्वेश्चन संख्या 27 जो कि 2022-23 के अंदर है, उन दोनों क्वेश्चन को आप अवलोकन कर सकते हो। और इसके अलावा जो नई चीज हम ऐड कर सकते हैं वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देख लिया। आगे चलते हैं। तीसरा आता है किसान किस्म। किसान किस्म क्या होते हैं, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था किसान किस्म क्या होता है। तो किसानों द्वारा उनके जो खेतों में जो प्रारंभिक रूप से, या जो मैं बात करूं जो परंपरागत जो तरीका होता है, उससे जो नई वेराइटी है, जो नई किस्म उगाई जाती है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, किसान किस्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि किसानों के अधिकारों को, पौध प्रजनकों के अधिकारों को, पौधों की किस्मों की सुरक्षा तथा उनके मानदंडों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो ये क्वेश्चन हमने वैसे पढ़ रखा है। जो किसानों का अंदर अधिकार है, फार्मर राइट्स है, ये हमने क्वेश्चन संख्या 5 के फर्स्ट पेपर जो 22-23 के अंदर हुआ था उसके अंदर हमने पढ़ा था, वहां से आप इसको रिपीट कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रजनकों के अधिकार है वो क्वेश्चन संख्या 6 के
पहला जो कि 2021-22 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर हमने इनके पढ़ सके। इसके अलावा जो इनके जो किस्मों को जो सुरक्षित करने के अधिकार वो हमने अभी जस्ट पहले पढ़े थे, तो वहां से आप इसको जो वापस देख सकते हो ना। चलते हैं आगे। पेटेंट का क्या अर्थ है और भारतीय पेटेंट प्रणाली के बारे में संक्षेप में बताइए। तो पेटेंट क्या होता है और इसके बारे में बताना। तो पेटेंट के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था, सेम क्वेश्चन 2022-23 के अंदर वापस रिपीट हो गया था। और यदि आपको, तो ये आज हमारी क्लास थी और आईपीआर के जितने पॉसिबल पेपर थे वो सभी हमने जो क्या कर लिया, इनके पेपर सॉल्यूशन कर लिया, देख लिया। 4-5 पिछले साल वालों के हमने पेपर सॉल्यूशन कर लिया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। क्लास बंद कर दी।